करंट इलेक्ट्रिसिटी में व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम सुना है? बोलो। क्या सर? ये जो मैं लिख रहा हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज, नाम सुना है? नहीं सर। नाम भी नहीं सुना तुम लोगों ने? सर अभी सुन लिया। वाह यार, अच्छा क्या। चलो देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसका प्रूफ करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ इसको देखो होता क्या है। मान लो कोई एक बैटरी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है और ये डी है। इसमें यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है। कुछ नाम दे दो, R1, R2, R3, R4, R5। सो ऐसा होता है कि इफ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, अगर ये रेशियो दोनों साइड इक्वल है, then potential at C is equal to potential at D। ठीक है, तो C और D का पोटेंशियल अगर सेम है, that is no current will pass through R5 irrespective of its value। तो R5 से कोई करंट नहीं जाएगा, तो R5 से जैसे ही कोई करंट नहीं गया, इसका मतलब R1 R3 सीरीज में है, R2 R4 सीरीज में है ना? यस। तो जो R इक और फिर दोनों पैरेलल में है, तो जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये समझ आया कैसे लिखा मैंने? तुम लोग का भरोसा नहीं। सुनो, तो इसमें से कोई करंट नहीं गया अगर, तो ये दोनों सीरीज में हो गया, तो ये दोनों जब सीरीज में हो गया तो वैल्यू हो गई R1 प्लस R3। उसी तरह ये दोनों सीरीज में हो गया तो वैल्यू हो गई R2 प्लस R4। फिर ये दोनों पैरेलल में हो गया, अब ऐसा हो गया ना, ये हो गया R1 प्लस R3 और ये हो गया R2 प्लस R4। तो ये दोनों पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल में क्या होता है? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1R1 प्लस R3 प्लस 1/R2 प्लस R4 होगा। हाँ हाँ। सर।
तो यहीं से मैंने ऐसा लिखा है। हाँ, अब फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रेशियो सेम है, तो मैंने R1 प्लस R2 कर दिया है। आपको एग्जैक्टली मैच करना है तो यहाँ R3 लिख दो, यहाँ R2 लिख दो, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, यस सर। तो इस कंडीशन को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो ठीक वैसे ही ये वोल्टेज पोटेंशियल की जगह अगर टेम्परेचर डिफरेंस रहे तो इसको कंडक्शन में भी यूज कर सकते हैं। आया समझ में? यस सर। यस सर। कॉपी कर लो जल्दी, तो इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ।
हो गया सर। हो गया, आगे बढ़े। सर Yes, दो यस सर। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन कीजिए। दिख रहा है? हम्म, इसको कोशिश कीजिए।
बोलो। समझा किसी को? ओ भाई साहब, समझा किसी को? बोलो तो सही। आवाज आ रही है? सर कर रहे थे। Yes, sir. देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है इस डायग्राम का, ये एफ है, और ये पूरा का पूरा ई, ये T1 टेम्परेचर पर है, मतलब इस पॉइंट का टेम्परेचर T1 है। ये पूरा का पूरा रॉड जी यहाँ से यहाँ तक T2 टेम्परेचर है, मतलब इस पॉइंट का टेम्परेचर T2 है ऐसा? हाँ सर। और ए और सी का के नॉट दिया है, तो ये के नॉट है, ये के नॉट है। बी और डी का 2 के नॉट है, बी और डी का 2 के नॉट, 2 के नॉट है। यही कहानी है। एफ का कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं। तो ये दिख, 3 नॉट। हाँ कोई मतलब नहीं है उसका। तो रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है? थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है? क्या ही पढ़ोगे तुम लोग, क्यों पढ़ रहे हो? थर्मल रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है? H is equals to delta T by RH. बट थर्मल रेजिस्टेंस पूछ रहा हूं तो। L अपॉन के ए ऐसा है? हाँ सर। तो एक भी क्वेश्चन तुम लोगों ने घर में नहीं किया है, और नोट खोल के पढ़ा है। उफ, मतलब इसका रेजिस्टेंस अगर R है तो इसका 2R होगा, इसका भी 2R होगा, और इसका R होगा। होगा ऐसा? यस। Yes, sir. तो आपको क्या बोला है? सो दैट द रॉड F हैज अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर, और टेम्परेचर का वैल्यू बताना है, फिर हीट फ्लो का रेट बताना है। तो यहाँ पर देखा हमने वीटेज स्टोन ब्रिज बैलेंस है, ए और सी का रेशियो बी और डी के रेशियो के बराबर है। यस सर। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर और यहाँ पर टेम्परेचर इक्वल होगा। होगा। यस। तो ये कहानी कुछ ऐसी हो गई। T2, T1, 2R, R, R, 2R। इस पॉइंट का और इस पॉइंट का टेम्परेचर मुझे ढूंढना है। यही कहानी है। 1 और 2 में बड़ा कौन है? कुछ लिखा है? T2 is greater than T1. T2. T2 ग्रेटर देन T1, मतलब हीट का फ्लो ऐसे हो रहा होगा। यस। हो रहा होगा।
Yes, sir. तो T2 minus T upon R, this will be equal to T minus T1 upon 2R, ऐसा होगा? हाँ सर। तभी तो ये दोनों करंट इक्वल होगा। So 2T2 minus 2T is equal to T minus T1. That is 2T2 plus T1 is 3T. That is T is equal to 2T2 plus T1 divided by 3. आया समझ में? Yes, sir. यही हाँ करना था। फिर पूछता है फाइंड द रेट ऑफ हीट फ्लो बी पार्ट में। सबसे पहले तो इस पूरे प्रोसेस का आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? तो 3R और 3R पैरेलल में, दैट इज 3R/2, दैट इज 3/2। R क्या है? L/KA, तो L/R मेरे केस में था 2K0A, ऐसा था। है ना, हमने इसको R लिया था ना, समझ आ रहा है? हाँ सर। तो ये ऐसा हो गया। सो मोर प्रिसाइजली 3L/4K0A। तो रेट ऑफ हीट फ्लो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा टी अपॉन आर इक्विवेलेंट। डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, दैट इज 4K0A अपॉन 3L, ऐसा कुछ। तो फाइनली आंसर इज थ्री एल, ऐसा हो गया। अपॉन आर इक्विवेलेंट, तो आर इक्विवेलेंट मेरा क्या है? ये टर्म है ना। सो 3L अपॉन 4K0A। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा 4K0A T2 माइनस T1 अपॉन 3L, ऐसा कुछ। आंसर में वो ये सब दिया हुआ था, लेंथ L, हाँ लेंथ L दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A दिया हुआ है, तो इसी के टर्म में ये आंसर होगा। लिख लो इसको। समझ सर के मैंने 15 मिनट लेट ज्वाइन किया, तो ऊपर का दिखा दो ना, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। कहाँ गायब था तू? सर लैपटॉप मतलब चार्जिंग ही नहीं थी, तो ऑन होने में टाइम लग गया। जल्दी कर। बाकी लोग जल्दी कॉपी कीजिए इसको।
लिख लिया सबने? आगे बढ़ो, बोलिए। हाँ सर, नोट हो गया। सर क्या? सर ये बी वाले क्वेश्चन में 3r/2 कैसे है वो नहीं समझा। 3r और 3r पैरेलल में है। सर 2r पैरेलल है ना? 2 सीरीज। हाँ सर हाँ सर समझा गया। बताइए, आगे बढ़े। यस सर। चलो नेक्स्ट, नोट नंबर 4। कुछ नाम ऐसे ही दे दो, प्रॉब्लम टाइप है, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ ice on the surface of lake. ये जस्ट एक प्रॉब्लम टाइप है, कोई थ्योरी नहीं है। कभी भी वाटर बॉडीज के सरफेस पर, लेक में, झील में, ऐसा देखे होंगे कि ऊपर से आइस जम जाता है। देखा है ऐसा? हाँ बोलो। तो ये आइस कब जमता है? आइस कब जमता है, कब ऐसा होता है, बताओ। जब टेम्परेचर कम होता है। कितना कम होता है? 0 डिग्री से कम या 0 डिग्री। तो बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर नेगेटिव हो गया, -3 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर वाटर के स्टेट में मैक्सिमम 0 डिग्री सेल्सियस तक ही रह सकता है ना। यस सर। तो क्या होगा, और सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 से कम हो गया, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 से कम हो गया, तो वाटर 0 पर है। अब 0 से अपनी एनर्जी जब देगा सराउंडिंग को, तो आइस बनेगा, है ना। वाटर 0 पर वाटर एनर्जी लूज करने के बाद आइस ही बनता है ना। बोलो। यस सर। तो मान लो ये आइस ऊपर से फॉर्म हो गया। अब आइस के जस्ट नीचे जो वाटर है वो तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा, न कम न ज्यादा, क्योंकि आइस के जस्ट नीचे जो वाटर है वो तो कॉमन टेम्परेचर है आइस और वाटर के लिए। तो आइस और वाटर दोनों कॉमन एक टेम्परेचर पर रह सकता है, वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है। यस सर। तो ये 0 और बाहर का -3, तो फिर हीट का फ्लो अंदर से बाहर की ओर होगा। तो नीचे का आइस, नीचे का वाटर फिर हीट लूज करेगा, तो फिर हीट लूज करेगा, तो ये एक दूसरा लेयर आइस का बनता जाएगा। इस तरह से आइस का थिकनेस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है। तो किसी भी समय मान लो आइस का थिकनेस x है, तो रेट ऑफ हीट फ्लो dq/dt ये हो जाएगा k, दैट इज k ऑफ आइस, into a into delta t, that is t, 0 minus t, upon L, that is x.
तो dt टाइम में वाटर जो एनर्जी लॉस किया वो हो जाएगा K ice into area A into temperature T divided by thickness X into dt, ऐसा होगा। यस सर। तो ये हो गया हीट लॉस्ट इन टाइम dt। तो ये जो हीट लॉस्ट होगा उससे नया आइस जनरेट होगा, है ना। वाटर इतना हीट लूज करेगा dt टाइम में तो क्या होगा, आइस बनेगा ना। तो ये dq क्या हो गया, जितना वाटर आइस बन गया dm इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू k ice इंटू एरिया इंटू t डिवाइडेड बाय x इंटू dt। अब ये dm क्या होगा, डेंसिटी ऑफ आइस इंटू एरिया a इंटू थिकनेस dx। ये हो गया आइस ऑफ मास ऑफ आइस इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज ऐसा कुछ k ice a t डिवाइडेड बाय x और इधर dt। तो इसको इधर ले जाओ। सो x dx इज इक्वल टू k a t डिवाइडेड बाय रो a l f और इधर dt। एरिया एरिया कैंसिल हुआ। सो कुछ भी जो भी नाम देना है, तो dt इज इक्वल टू रो इंटू l अपॉन के टी। L मीन्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, K मतलब थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस इंटू x dx। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो तो किसी भी इनिशियल टेम्परेचर इनिशियल थिकनेस से फाइनल थिकनेस तक आने में कितना टाइम लगेगा बता देगा। कोई फॉर्मूला नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। तो ये मिल जाएगा कितने टाइम में थिकनेस ऑफ आइस इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक इंक्रीज करेगा। टाइम टेकन इन फॉर्मिंग ice layer from thickness xi to xf initial to final। कॉपी कर लो इसको, मैं फिर कह रहा हूँ फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है ये।
सर आपने डीक्यू को डीएम और लेटेंट फ्यूजन के साथ वैसा क्यों लिखा? डीक्यू क्या है? डीक्यू क्या है बताओ? अरे बताओगे तभी तो, सीधे कॉपी थोड़ा ना करना है। डीक्यू है क्या? सर क्यों पढ़ते हो तुम लोग? बैठ। डीक्यू है डीटी टाइम में वाटर जितना हीट लॉस किया, मतलब हीट वाटर से सराउंडिंग में जितना गया वो डीक्यू है। हाँ या ना? यस सर। डीटी टाइम में वाटर जितना हीट लॉस कर रहा है वो डीक्यू है। तो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर हीट लॉस करेगा तो क्या होगा? आइस बनेगा। हाँ सर। तो वो आइस के लिए हीट कितना चाहिए वाटर को आइस बनने के लिए? मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके सर। तो अगर डीएक्स लेयर आइस का इंक्रीज होता है डीटी टाइम में तो वो डीएम मास क्या होगा? मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया इंटू थिकनेस डीएक्स इज डीएम। ओके सर, समझा सर। हो गया सर लिख के। लिख लिया सबने? आगे बढ़े? हो गया? सबका हो गया? यस सर। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करो। इसको कोशिश करो।
हुआ कुछ बोलो। यस सर। क्या हुआ बताओ। सर फर्स्ट वाले का मुझे 5 इंटू 10⁻⁻7 आ रहा है। अच्छा और on a winter day when atmospheric temperature dropped to -10 degrees Celsius, मतलब ये टेम्परेचर है आपका -10 डिग्री सेल्सियस. Ice forms on the surface of lake. Calculate the rate of increase in thickness of ice when 10 centimeter of ice is already formed. मतलब x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर जिस समय है उस समय पूछा है ना? बोलो. हाँ तो उस मोमेंट पर h इज इक्वल टू dq/dt इज इक्वल टू k इंटू a इंटू डेल्टा t दैट इज t अपॉन x. ऐसा होगा. रेट ऑफ इंक्रीज इन थिकनेस, फिर dq को हम लिखेंगे dm इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अपॉन dt इज KAT/x. ऐसा लिखेंगे. dm को डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस dx इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अपॉन dt. ये हो जाएगा KAT अपॉन x. ऐसा एरिया कैंसिल. सो dx/dt यही पूछा है. That is k into t upon density into x into latent heat of fusion. वैल्यू पुट कर दो. ए का तो यही आंसर होगा शायद. k 1.7, density 1000, latent heat of fusion 3.36 10 raised to 5. So k कितना था भूल गया. 1.7 छोटा कर देते हैं. तो k लिख दो 1.7, t 10, डेंसिटी 1000, x 10 centimeter, that is 10 upon 100, latent heat of fusion 3.36 10 raised to 5. यही होगा. ये 10 गया, ये 100 से ये 2 जीरो गया. तो ये हो गया 1.7 अपॉन 3.36 इंटू 10 रेज टू 5 और 1 6 इधर है. तो 10 रेज टू -6 इतना मीटर पर सेकेंड. तो 1.7 अपॉन 3.36 कितना होगा? बोलो. 0.5 के आसपास कितना होगा? 1/2 अप्रॉक्स. बोलो. 0.5 के आसपास होगा. हाँ सर बोला. So 0.5 into 10 raised to -6 meter per second. That is 5 into 10 raised to -5 meter per second. ठीक है. ये एक का आंसर हुआ. आया था ये आंसर. हाँ सर। बी पार्ट बताओ. कैलकुलेट द टाइम टेकन इन फॉर्मिंग 10 सेंटीमीटर ऑफ आइस. तो 0 से 10 तक होने में कितना टाइम लगेगा? यही मतलब हुआ इसका. जल्दी बताओ.
बोलो आया आंसर बी पार्ट का? सर 27.45 ऐसा कुछ आ रहा है। बीच में पूछा है फाइंड द टाइम टेकन कि 10 सेंटीमीटर आइस कितनी देर में बने। तो देखो यहाँ पे dx बाई dt हम लोगों को मिल चुका है, ये वाला एक्सप्रेशन ये, तो यहीं से कंटिन्यू करो k2 अपॉन रो एक्स एल एफ। सो dx बाई dt इज इक्वल टू kt अपॉन रो इंटू एल इंटू एक्स, ऐसा है। सो kt अपॉन रो एल इंटू dt इज इक्वल टू एक्स dx, दोनों ओर इंटीग्रेट कर दो। t इज इक्वल टू 0 से t में x इज इक्वल टू 0 से 0.1, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। यस सर। तो ये तो हो गया 1/200 और इधर हो गया kt अपॉन रो एल इंटू टी। तो यहाँ से टाइम t मिल गया रो एल अपॉन 200 kt। वैल्यू पुट कर दो। रो इज 1000, latent heat of fusion 3.36, 10⁵ नीचे 200, के कितना था 1.7 था शायद 1.7, तो के इज 1.7 और बाहर का टेम्परेचर वाज 10। तो 1000 में से ये चला गया 2 से 1.68 हो गया। So 1.68 upon 1.7 into 10⁵ seconds हो गया। मिनट्स में अगर कर दें इसको तो 1.68 upon 1.7 upon 60 into 10⁵, तो इतना सेकेंड्स हो गया। कितना होगा बताओ मल्टीप्लाई करके? इतना मिनट हो गया, सॉरी 60 से डिवाइड कर दिए तो, और नहीं तो ऐसा कर दो, रुको ये इसमें भी ज्यादा हो रहा है। तो सेकेंड, एक दिन में 86,400 सेकेंड होते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई 86,400 कर दो, तो ये डे हो गया। दीज मेनी डेज। बताओ कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? कुछ बोलना ही नहीं है तुम लोगों को। मैं 0.11 कुछ तो आ रहा है। 0.11 कैसे आएगा? 1 पॉइंट समथिंग आएगा। वन पॉइंट वन 1.14 डेज। आर में कितना होगा? इसको 24 से मल्टीप्लाई करके देखो।
27, 27.36. हाँ 27.5 आवर्स आंसर दिया हुआ है बुक में। आया समझ में? आगे बढ़े। आगे बढ़े, 1 मिनट। जल्दी करो। हो गया? आगे बढ़ूं?
बोलो। सर हाँ एक और करो सिमिलर सा। इस क्वेश्चन में जो डेटा था ऊपर वाले में वही कंटिन्यूड है। इसको करो। हो गया। बोलो, आया कुछ आंसर?
बोलोगे आया कुछ आंसर? और तुम लोग झूठ मूठ का पढ़ाई का एक्टिंग करते हो। ये टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। बॉटम ऑफ द लेक का टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस। ये जो पोर्शन होगा जहां आइस और वाटर साथ साथ होंगे, यहाँ का टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो हीट का फ्लो कैसे होगा? बॉटम ऑफ द लेयर से ऐसे होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो consider the situation in previous problem. Assume that temperature of water at the bottom of lake remain constant at 4 degrees Celsius. As the ice forms on the surface, heat required to maintain the temperature of the bottom of the layer. The depth of lake is 1 meter, so the thickness of ice formed attains a steady state maximum value. Find this value ऐसा वैसा। तो देखो, इसके कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा 1 मीटर का लेक है डेप्थ का। तो ये टोटल 1 मीटर में से x मीटर अगर आइस हो गया, तो ये 1 माइनस x मीटर वाटर होगा। तो वाटर से यहाँ तक का हीट फ्लो H1 और यहाँ के आगे का हीट फ्लो H2 दोनों अगर इक्वल हो गया, तो उस केस में फर्दर आइस का फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना? तो H1 क्या हो जाएगा? K वाटर इंटू एरिया इंटू डेल्टा T, दैट इज 4 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस x, ऐसा होगा। और इसके आगे क्या हो जाएगा? K आइस इंटू एरिया इंटू डेल्टा T, दैट इज 0 माइनस माइनस 10 विच इज 10 अपॉन आइस का थिकनेस x, a कैंसिल, सो x अपॉन 1 माइनस x is equal to 10 into 1 minus x, नहीं 1 minus x तो हो गया, 10 into k ice upon 4 into k water। तो k ice 1.7 और k water 0.5 दिया हुआ है। तो k ice 1.7, तो 10 into 1.7, k water 0.5, so 4 into 0.5, so 17 upon 2, so 8.5 ऐसा हुआ। मीन्स x is equal to 8.5 minus 8.5x, इसको इधर ले आओ। So 9.5x is equal to 8.5. So x is equal to 8.5 upon 9.5, है ना? क्या होगा ये? So 0.9 मीटर। आया समझ में? बोलो, चमका कुछ यहाँ तक? हाँ सर।
ये 0.9 मीटर जब हो जाएगा आइस का थिकनेस, उसके बाद आइस का थिकनेस फर्दर इंक्रीज करना बंद कर देगा, मतलब 90 सेंटीमीटर पकड़ लो। क्लियर है? 90 से थोड़ा कम होगा, 19.9 या 171 होता है, मैंने अप्रोक्सीमेटली, मैंने बुक में आंसर देखा तो 89 सेंटीमीटर लिखा है, सो अप्रोक्सीमेटली 0.89 बोलते हैं। कॉपी कर लो जल्दी। सर आप 1 सेकंड के लिए थोड़ा ऊपर करोगे क्या? यही ना, या और ऊपर? हाँ, हाँ सर, हो गया सर। ठीक है। हो गया, आगे बढ़े? बोलोगे हाँ ना कुछ तो तुम लोग। हाँ सर, हो गया। कंडक्शन मेरी तरफ से खत्म, इतना ही था, बट एक दो और क्वेश्चन कराता हूँ जो अच्छा सा है, पहले नहीं कराया है, मैंने करा देता हूँ। वैसे होमवर्क में एससी वर्मा में क्वेश्चन नंबर, एससी वर्मा में एक चैप्टर है हीट ट्रांसफर, उस हीट ट्रांसफर चैप्टर में आप क्वेश्चन नंबर 1 से 37 तक सब सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है?
समझे कुछ कि नहीं? हाँ सर। और उसमें जो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने लायक जो भी थे वो सब मैंने क्लास में करा दिए हैं आपको पहले ही। ये सारे क्वेश्चंस उसमें कहीं ना कहीं हैं जो जो मैंने क्लास में कराए हैं। एक बार इसको देखो करके। फोर्थ होगा या फिफ्थ होगा? फोर्थ होगा। कोशिश कीजिए इसको। यहाँ पर थीटा टेम्परेचर है, ठीक है? जो थीटा लिखा हुआ है वो टेम्परेचर है। कोशिश करो जल्दी। बोलो कुछ आइडिया। इसमें क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होता जा रहा है
यहाँ पर रेडियस R1 है, यहाँ पर R2 है, तो यहाँ पर रेडियस R कितना होगा बोलो? यहाँ से x डिस्टेंस दूर ये रेडियस R अगर मुझे चाहिए तो कितना होगा? ऐसा कुछ होगा? यस सर। पक्का? रेडियस आगे जाते जाते ऐसे ही वैरी करेगा। x इज इक्वल टू 0 पर R1, x इज इक्वल टू L पर R2 और किसी x पर क्या होगा? तो L लेंथ जाने में इंक्रीज होता है R2 माइनस R1 का, तो x लेंथ जाने में कितना इंक्रीज होगा? R2 माइनस R1 अपॉन L इंटू एक्स होगा ना? ओ भाई साहब बोलेगा। तो यहां से x लेंथ पर dx x लेंथ पर dx लेंथ का एक रॉड ले लिया। केवल इसके थ्रू जो हीट का फ्लो होगा उसको हम लिख सकते हैं माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, डी थीटा होगा यहाँ पर टी की जगह, डी थीटा बाई डी एक्स होगा। ऐसा बोलो। बोलना रे भाई, तुम लोग गजब है सीरियसली। मुझे तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस के पाई आर स्क्वायर। सो R1 प्लस R2 माइनस R1 बाई L इंटू एक्स, इतने बड़े टर्म का स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। सो H इंटू डी एक्स अपॉन R1 प्लस R2 माइनस R1 इंटू L एक्स, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पाई के डी थीटा। इसको इंटीग्रेट कर दो। x इज इक्वल टू 0 पर थीटा इज थीटा 1, x इज इक्वल टू L पर थीटा इज थीटा 2। ठीक है? यस सर। तो ये हो गया h, ये इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाई एक्स इंटू माइनस 1 अपॉन R1 प्लस वो जो कुछ भी है। देखने में टर्म बड़ा लगता है लेकिन ये dx अपॉन a प्लस bx के होल स्क्वायर का ही तो फॉर्म है। सबसे पहले तो ये हो गया एच एल अपॉन R2 माइनस R1, ये सब तो कांस्टेंट है। x इज इक्वल टू एल पुट करोगे तो माइनस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R1 ऐसा कुछ होगा। दिस इज इक्वल टू माइनस के पाई थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो ये हो गया एच एल R2 माइनस R1, इधर एलसीएम लोगे तो R1 R2 और इधर भी R2 माइनस R1 और इधर माइनस के पाई थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये R2 माइनस R1 कैंसिल, तो H इज इक्वल टू माइनस के पाई R1 R2 थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन L। माइनस साइन आया है क्योंकि मैंने x लेफ्ट टू राइट लिया है और हीट का फ्लो इधर से इधर हो रहा है,
तो रेट ऑफ हीट फ्लो में इस माइनस को प्लस कर देंगे। सो रेट ऑफ हीट फ्लो आपका हो गया के पाई R1 R2 θ2 माइनस θ1 अपॉन L फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हमारा आंसर होगा। चमका कुछ? जल्दी इसको कॉपी कर लो। फिर एक शॉर्टकट बताता हूँ जिससे वन लाइन में आंसर लिख देंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, बट पहले इसको कॉपी कर लो। एक शॉर्टकट बताता हूँ जिससे ये वन लाइन में आंसर सीधे लिख सकते हैं। हो गया सर। हो गया। अब देखो, अगर एक मैथमेटिक्स है उसको अगर तुम समझ लोगे तो काम चलेगा। If a term if a term x
varies linearly, हैंग हो गया। If a term x varies linearly, then x square will be in geometric progression। जैसे ये अगर ये सिलेंडर रहता जिसका रेडियस वेरी नहीं करता तो हम क्या लिखते, के ए पाई आर स्क्वायर θ2 माइनस θ1 अपॉन एल, ऐसा लिख देते आंसर सीधे। बोलो। यस सर। अच्छा, तो ये आर स्क्वायर आर लिनियरली वेरी कर रहा है, इसी की वजह से इतना इंटीग्रेशन करना पड़ा। तो आर अगर लिनियरली वेरी कर रहा है तो आर स्क्वायर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में होगा, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एवरेज क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीन होता है। तो आर स्क्वायर का ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा, R1 R2 होगा। मालूम है ज्योमेट्रिकल मीन अंडर रूट ए भी होता है। यस सर। तो देखो एक लाइन में इस आंसर को हम ऐसे लिख देंगे, ये मेरा आंसर होगा। आया समझ में? इतना ही नहीं, इससे पहले भी मैं एक कराया हूं, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, उसमें भी ऐसा होगा, इससे पिछले वाले लेक्चर में। हाँ, जैसे ये देखो, इसमें भी क्या है कि ये एरिया का एक्स स्क्वायर, एक्स लिनियरली वेरी कर रहा है तो एक्स स्क्वायर हार्मोनिकली वेरी करेगा, सॉरी ज्योमेट्रिकली। तो ये जो पूरा इतना मेहनत करके निकाला ना, इसको एक लाइन में लिख सकते हैं कि एरिया की जगह 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह R1 R2, तो के ए डेल्टा टी अपॉन एक्स। हीट कहां से कहां जा रहा है, कितने थिकनेस में, तो R2 माइनस R1 में जा रहा है। आया समझ में? इसको भी डायरेक्टली आंसर लिख सकते थे बिना इतना इंटीग्रेशन किए हुए। समझे कुछ? जी। तो इस नोट को लिख लो। तो थोड़ा ऊपर का भी दिखाओ ना, बस। दिखाता हूँ। और आपका होमवर्क SC वर्मा में एक चैप्टर है जिसका नाम है हीट ट्रांसफर। उस हीट ट्रांसफर में क्वेश्चन नंबर 1 to 37 ये आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से जो थोड़ा बहुत भी डिफिकल्ट है वो मैंने आपको पहले ही करा दिया है क्लास में। ठीक है, अगले लेक्चर में फिर हम लोग रेडिएशन स्टार्ट करेंगे। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, जिसका जिसका बचा हुआ है। आज के लिए इतना ही, जिसका जिसका कॉपी हो गया है वो लीव कर सकते हो। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। बाय बाय सर बाय। बोलो बेटा। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे कुछ डाउट्स भेजे थे, आपने देखे नहीं है। नहीं, किस ब्रांच में हो तुम बेटा? सर खारगर ब्रांच। खारघर में डाउट लेक्चर में लगता है आजकल, या बंद हो गया है? सर नहीं अभी होता है, पहले होता था, अब नहीं होता है। हाँ, फिर चालू करते हैं बेटा, मिल जाएंगे वहां पे। अदरवाइज देखता हूँ तो मैं बता भी दूंगा टाइम में। हाँ सर। किस चैप्टर का भेजा था? सर कैलकुलस के थे। अच्छा, कैलकुलस छोड़ दो, बहुत दिन हो गए। कैलकुलस क्या करोगे पढ़ के अभी? हाँ सर। हाँ, बहुत दिन हो गए। उसकी पढ़ाते वक्त थोड़ा ज्यादा हम लोग पढ़ा देते हैं, बट उतने की जरूरत नहीं होती है। तो वो सब कैलकुलस ज्यादा, वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये सब छोड़ भी सकती हो, धीरे धीरे सीख। ओके सर।